नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ एकेडमी में। तो साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू की थी, जो कि चैप्टर वाइज हम लोग क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यानी प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव को, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे थे। और आज ये दूसरा दिन है। इसके पीछे की वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे, जिसमें हम लोग एक बार हम रिवाइज कर देते हैं उसको। एक बार हमने देखा था ईडीए के माध्यम से, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ईडीए के माध्यम से किस तरीके से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों ने समझता था। आपको कुछ प्रश्न दिए थे हम ट्राई करने के लिए, आशा है कि आप ट्राई किए होंगे। दूसरा हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से दो या दो से अधिक संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखे थे। ठीक है, उसके बाद तीसरे भाग में हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम किसी संख्या को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग जाने थे। और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए प्रश्न की ओर हम लोग का रुझान है। कुछ नए प्रश्नों को हम समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है या पूछने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। ठीक है, सवाल का सीधा से कहने का मतलब है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी है, ठीक है, जिसमें 616 सदस्य हैं, ठीक है, को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसमें 32 सदस्य पार्टी कर सकते हैं। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो पार्टी कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरीके के सवाल को ज्यादा सोचना विचारना नहीं, बहुत सिंपल मेथड से सवाल बन जाएगा। देखिए, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं ईडीए यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस तरीके से हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ याद कर सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का। तो हम लोग ईडीए का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत लंबा विधि से हमको नहीं बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है और हमको इसको बहुत थोड़े से समय में बना लेना है। ठीक है, तो हम भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहले सवाल को बनाते हैं। पहले सवाल में हमको दो संख्या दी है, एक तो है 616 और दूसरा है 32। देखिए, तो 32 है हमारे पास और हमारे पास 616, दोनों में बड़ा कौन है? 616। तो हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। देखिए, तो 616 इसको हम डिवाइड करेंगे 32 से। 616 जो है 32 से डायरेक्ट नहीं कटेगा और एक बार में बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे 90 बार में ये आता है हमारे पास 608। ठीक है, 616 में से 608 जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 8। अभी यहाँ पे हमारे पास शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब हम आगे फिर विभाजित करेंगे इसको। देखिए, तो आगे हम किसको विभाजित करेंगे? 32 को 8 से, यानी कि 8 4 जा 32 और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा शेषफल 0। और जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो एचसीएफ जो है हमारा डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो डिवाइजर हमारा 8 है और हमारे यहाँ पे आ गया है शेषफल 0। तो ऐसे में देखेंगे हमारे क्या ऑप्शन में 8 है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है 8 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा जिसमें दोनों समूह के लोग जो है सेना की टुकड़ी जो आसानी से मार्च कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम समय में अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत कम समय मिलता है, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करना होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सवालों को, कंसेप्ट को पकड़ें, और कंसेप्ट जब क्लियर आता है तो आपको सवाल बनाने में कम समय लगता है। देखिए, जैसा पहला प्रश्न है वैसे ही दूसरा प्रश्न है। ठीक है, और ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये आपके एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। ठीक है,
तो देखिए ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। एक जो है स्वीट सेलर है उसके पास 420 जो है काजू की बर्फी है और 130 जो है बादाम की बर्फी है। हमें बताना है कि इनकी ढेरिया बनाते हुए, आप सभी देखते हैं कि दुकान में बहुत सारे मिठाई को ढेरिया बना रहता है, ठीक है। तो हमें इनकी ढेरिया बनाते हुए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखेंगे, बर्फियों की संख्या जो है समान रहे और ये ढेरिया बर्फी की परत में समान संख्या घेरे यानी समान स्थान घेरे, ठीक है। तो ठीक इसी मेथड का उपयोग करके हम इस सवाल को भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कितना संख्या दिया है, एक तो दिया है 420, एक दिया है 130। उसी तरीके से हम देखेंगे कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बनाते समय बड़े वाले को छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 420 हो गए तो 130 से हम 420 में भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ पे 42 है यानी 30 से 39 यानी 390 420 से कम। तो यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे हम 390। ध्यान दीजिए 0 12 से 3 9 जाएगा 3 हर से लेंगे यहाँ से और यहाँ पे 4 था एक दे देते हैं, यहाँ पे बचा 3 और नीचे भी 3 है यानी कि ये हो जाएगा 0, ठीक है। अभी हमारे पास शेष जो है हमारा 0 नहीं आया है, इसको पुनः विभाजित करेंगे तो देखिए 130, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 बार में 90 ले जा सकते हैं या हम 4 बार में 120 ले जा सकते हैं जो 30 से कम है। तो हम क्या ले जाएंगे 120, 0 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 0। अभी यहाँ पर भी शेषफल नहीं है, पुनः विभाजित करेंगे तो देखिए 30 10 3 जा 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा क्योंकि 30 से 30 को घटाएंगे 0 आएगा। अब देखिए अभी आपको समझाएं कि जो हमारा लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाता है तो उस समय हमारा जो डिवाइजर रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास 10। तो देखिए ऑप्शन में क्या 10 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला 15 है, नहीं होगा। दूसरा है 20, ये भी नहीं। तीसरा है 10, यही हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके की संख्याओं को बना सकते हैं। सबसे पहले संख्याओं में हमें कौन कौन सा संख्या दे उसको लिखना है। सबसे बड़े वाले संख्या को सबसे छोटे वाले संख्या से हमें भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। जो लास्ट में डिवाइजर आएगा उसी को हमको जो हमारे सवाल का सही उत्तर है वही होगा लास्ट वाला डिवाइजर, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पीछे 2 सवालों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, नन ऑफ दीज। हमें बताने कि √2 जो है कैसी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे बता दें कि देखिए इस तरीके के तमाम सवाल आपके एग्जाम में आती है। 2 रूट कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है, √7 कैसी संख्या है, 2 + √5 कैसी संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्या रूट में हो और रूट से उसका पूरा मान यानी किसी संख्या का वर्ग हो यानी रूट से उसका मान निकल जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए रूट में आपके पास दे दिया 25, रूट में आपको दे दिया गया 25, तो 25 हमसे पूछ रहे कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो 25 का मान जो है रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो इस स्थिति में ये संख्या परिमेय होती है, ठीक है। जिसको हम लोग परिमेय संख्या कौन सी होती है, वो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहाँ q = नहीं होना चाहिए 0, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके विपरीत वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके जहाँ p और q पूर्णांक हो और q = नहीं हो 0, तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये तो रूट से मान निकल गया। अब कुछ ऐसी संख्या जैसे मान के चलिए √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे तमाम सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस सब का मान जब हम रूट से बाहर निकलते तो ये हमें अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती मतलब अशांत होता है जो कि वो सारी संख्या अपरिमेय कहलाती है जो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो सारी संख्या अपरिमेय कहलाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये सब संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, इसको रूट से बाहर मान निकालेंगे दशमलव में प्राप्त होता है हमको। √5 है, इसका मान निकालेंगे दशमलव में। √7 है, इस तरीके के सवाल के जब हम लोग रूट से मान बाहर निकलते हैं तो जो है अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका और कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपको दे दिया 2√5,
5। तो यहाँ पे आपका 2 जो है ये परिमेय संख्या है और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर जो परिणाम होता है हमारा, परिमेय और अपरिमेय जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही आता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा परिमेय, √5 क्या है अपरिमेय। इसको जोड़ेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो होता है हमें अपरिमेय। तो इस स्थिति में हम अगर पूछे कि 2 + √5 कैसे संख्या है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हमसे पूछ दिए कि 4 - √3 कौन सी कैसी संख्या है। तो अगर हम लोग परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो जो परिणाम आता है वो भी हमारे पास क्या आता है, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के गुना लगाते हैं, जैसे मान के चलिए √4 हो गया और √4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट में 16 और ये हो जाएगा 4 का वर्ग होता है। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं और जिसका मान आता है हमारे पास क्या, रूट से बाहर शांत अनावर्ती आता है, तो इसी संख्या हमें क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब कुछ कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम भी हमारे पास क्या आता है, अपरिमेय। अगर हम किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिणाम जो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करते हैं, जैसे मान के चलिए कि √7 हो गया जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और √9 हो गया जो कि इसका मान जब बाहर निकालेंगे तो 3 होगा जो कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 63 आएगा, और 63 का अगर मान हम लोग निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 63 को 3 से विभाजित करेंगे 21 आएगा, इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 7, 2 को 3 के लिए क्या लेंगे हम, 1 3 3 √7। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करें, यानी कि अगर रूट से मान इसका बाहर निकाले तो हमें 3 प्राप्त होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये सब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ है, एक वृत्त के आकार का पथ है जिस पर 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में, अगर उस वृत्ताकार पथ का एक वृत्ताकार पथ है जिस पर 3 धावक है, ठीक है, 3 धावक है, और जो दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने के बाद इस वृत्ताकार पथ का वो लोग एक चक्कर लगाने में क्रम से कितना समय लेते हैं, तो किसी ने 1 घंटे लिया है, किसी ने 3 घंटे लिया और किसी ने 5 घंटे का समय लग रहा है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, यानी कि वो लोग प्रस्थान, मान के चलिए वृत्ताकार पथ है, यहाँ से तीनों चलना शुरू किए, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। ऑप्शन है 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 15 घंटे। सवाल यह है कि इस तरीके के सवाल को बनाएंगे कैसे। देखिए हमारे पास पहला धावक कितना ले रहा है, 1 घंटे, दूसरे धावक कितने ले रहे हैं, 3 घंटे, तीसरे धावक कितने ले रहे हैं, 5 घंटे। सबका हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम लोग सबको फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 1 और ये हो जाएगा 5 × 1। अभी तीनों संख्याओं का हमको क्या कर देना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। देखिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, सबसे पहले जो भी संख्या दे रहेगा उसका हम लोग फैक्टर ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो भी संख्या, जो संख्या थे इसमें कौन कौन संख्या, 1 3 और 5 आया है, देखिए ध्यान से। और जो भी संख्या जो है क्या होता है, देखते हैं कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे 1 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे कौन सा संख्या, देखिए कोई भी संख्या जो है 1 से ज़्यादा 1 रिपीट हुआ है, 1 को हम लोग किसी संख्या से गुना करेंगे तो वही मिलेगा हमको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास संख्या 3 है और उसके बाद 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 3 × 5, या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 5, यानी कि आ जाएगा आप लोगों के पास 15। तो 15 घंटे बाद कह रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितने घंटे लगेंगे, तो 15 घंटे बाद वो लोग पुनः अपने प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, सवाल क्या था
वृत्ताकार पथ है, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा लगता है, किसी को 5 घंटे समय लगता है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि जब ये बताइए कि तीनों को प्रारंभ बिंदु पर मिलने में, ठीक है, जब ये कोई 1 घंटा ले रहा है, कोई 3 घंटा, कोई 5 घंटा, तीनों एक ही स्थान पर मिलने में उसको कितना समय लगेगा? तो तीनों को एक ही स्थान पर मिलने में हमको कितना समय लगेगा? तो 15 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः किसी ने 3 घंटा लगाता है, तो किसी को 4 घंटा लगता है, तो किसी को 8 घंटा लगता है। ठीक है, तीनों एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेंगे? सेम सवाल है, दोनों एग्जाम आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, तो हमारे पास दिया है, पहले ने लगाता है 3 घंटे, दूसरे ने लगाता है 4 घंटे और तीसरा धावक जो है 8 घंटा लगाता है। तो 3 का फैक्टर 1 गुना 3 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 2, इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका भी हमें क्या ज्ञात कर देना है? एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल पूछे आपको क्या ज्ञात कर देना है? लघुत्तम ज्ञात कर देना है। देखिए ध्यान से, तो लघुत्तम में क्या बताए हैं कि देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। तो कौन कौन सी संख्या? 3 और 2। कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? तो यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है, जो कि 3 बार आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद मेरा कौन संख्या बच जाता है? उसके बाद हम 3 बच जाता है, उसके बाद 3 ले लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, यानी कि तीनों धावक 24 घंटे बाद एक समय में एक स्थान पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी है उसका हमें लघुत्तम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर देना है, आपका सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्जाम में आपको एग्जाम के पेपर में देखने को सीधे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।